प्रभु जी हमारी रिक्वेस्ट पे आए आज के सेशन के लिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, बर्न आउट प्रिवेंशन फॉर लीडर्स। लीडर्स जो है ज्यादा जल ना जाए, ज्यादा सेवा करते करते एकदम ऐसा ना हो जाए कि अंदर से सब आग लगा पड़ा है। उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसके ऊपर प्रभु जी आज चर्चा करेंगे हमारे बीच में। श्री कृष्ण प्रभु को मोस्टली सब जानते हैं हमारे बीच में। प्रभु जी इज already known to all the devotees. Still, I'll just give a brief। प्रभु जी जो है अभी यूथ पिचिंग देख रहे हैं आईआईटी जिया सराय लास्ट वाला जो टाइम भी हमारा बेस शायद है। मैंने सेशन लिया था, इसी ग्रुप में लिया था ना। हाँ ये प्रभु जी। लास्ट टाइम हो चुका था इंट्रोडक्शन, तो वी कैन स्टार्ट Okay, लेट so विल we'll बिगिन। start with, so we'll chant Hare Krishna Mahamantra once, welcoming प्रभु जी, then we'll start। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। थैंक यू। Over to you प्रभु जी। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ devotees can, है ना, do service in such a way that, है ना, there is no like mental exhaustion, है कि नहीं, in an efficient way। सो मैंने जितना सीनियर डिवोटीज को देखा है, ऑब्जर्व किया है, और थोड़े बहुत चीजें एक्सपीरियंस की हैं, तो आई विल ट्राई टू पुट दोज पॉइंट्स। बाकी आप लोग भी ग्राउंड पे ऑलरेडी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, कई सारी सर्विसेज कर रहे हैं। आप लोगों को भी काफी एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इन सब चीजों का। सो आप लोग बेहतर उसको समझ पाएंगे। सो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट थिंग इज कि मैंने ये देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कई बार हम लोग, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं आपको नहीं बता रहा, ये कॉमन प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, और ये ऐसी चीजें हैं कि एक बार में सॉल्व करने वाली चीजें नहीं है ये सब। इनफैक्ट दीज प्रॉब्लम्स आर कि जिसको रेगुलर डिस्कस करना चाहिए, है ना, आपस में। और जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग अवेयर रहेंगे, उतना बेनिफिशियल रहता है ना। So for that purpose, we are just discussing. It is useful for me also because we remind about it. आप देखिए जैसे आचार्य हैं, तो वैसे उन्होंने भक्ति के बारे में इतना कुछ बताया, रस के बारे में बताया, काफी चीजें बताई, लेकिन साथ में दे न्यू कि भाई ये सब चीजें ठीक है, बट अनर्थ भी बीच बीच में आते रहेंगे, तो उस पर भी डिस्कशंस रेगुलर होना चाहिए। तो इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरा बुक लिखा है इसके ऊपर, माधुर्य कादम्बिनी। और उसमें जो है, वैसे नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कुछ रस की चर्चा होगी उसमें, लेकिन उसमें अनर्थों के बारे में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। माधुर्य कादम्बिनी में। तो ये गुरु परंपरा से ये कल्चर आया है कि ऑब्स्टेकल्स के बारे में रेगुलर डिस्कशंस करते रहना चाहिए। मेरा वॉल्यूम लो है क्या? वॉल्यूम लो आ रहा है क्या काफी? ये तो ठीक आ रहा है प्रभु जी। अभी ठीक है? अभी हाँ अभी काफी अच्छा है प्रभु जी। अभी ठीक है क्या ब्रो? ओके। ओके। हरे कृष्ण। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ पास रहे। एक्चुअली मेरा पुराना माइक जो था वो खराब हो गया। ऐसे करके मैं बोलता हूँ पकड़ के, है ना? अभी ठीक आ रहा है आप यस लोगों को? प्रदीप। यस। ओके, हाँ हाँ दिया मैं तो। पकड़ के बोलता हूँ। सो देयर फॉर इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जो है रेगुलर इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करें, है ना। रेगुलर इन टॉपिक्स पे डिस्कस करें, एंड सो दैट कि वी आर अवेयर अबाउट इट। और मुझे मेरी आवाज वापस आ रही, किसी का स्पीकर वगैरह ऑन है क्या? यस प्रदीप, माइक ऑन था दोस्तों के पास। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है। ओके। सो बिकॉज व्हेन वी आर अवेयर, तो जब ये चैलेंजेस आते हैं तो वी कैन मेक राइट डिसीजन। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है इसका क्या सॉल्यूशन है, बट मोस्टली ज्यादातर टाइम प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं होता है, बल्कि जो चीज हमें पता है
उसको हम सही टाइम पे वैल्यू कर सके, ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा है कि नहीं? जैसे आप देखो, जैसे सिंपल एग्जांपल है, लोग जानते हैं, दे हैव नॉलेज, जैसे हिरण्यकशिपु थे तो उनको नॉलेज था सोल के बारे में, सब कुछ, हर चीज के बारे में, बट ही डिडंट वैल्यूड इट। सो जानना किसी चीज को और उस चीज को वैल्यू करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना? जैसे आपने सुना होगा कई बार लेक्चर्स में बताते भी हम लोग, सेशंस में आप लोग भी बताते होंगे सेशन में, कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, कि पहले लिखा होता था, अभी तो फोटो लगा होता है, कि कैंसर का फोटो डाल देते हैं सीधा उसके ऊपर, है ना? तो नॉलेज और अवेयरनेस तो है ही लोगों को, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज होने के बावजूद भी जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। तो जब प्रॉब्लम वैल्यू का होता है तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि नॉलेज को बार बार रेगुलरली हम अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझते रहें, है ना? सो आप देखेंगे कि जनरली जो फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसमें, वो ये है कि मेंटल एग्जॉस्शन, लीडर्स हैं या जो सेवा कर रहे हैं, जो लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, है ना, या मल्टीपल चीजें बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ एक नॉर्मल, एक एक जनरल प्रॉब्लम आता है, दैट इज कॉमन प्रॉब्लम होता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल एग्जॉस्शन। अच्छा, आप देखोगे कि शरीर को जब एनर्जी की नीड होती है ना, तो हम उसको खाना खिलाते हैं, है कि नहीं? और हमें एक अवेयरनेस रहता है कि हाँ भाई, शरीर थक गया, अब रेस्ट चाहिए। माइंड के साथ कई बार मुश्किल होता है, माइंड जो है ना, नेग्लेक्ट हो जाता है कई बार हमारा, हम मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं बट कई बार हम अवेयर नहीं रहते उस चीज के बारे में। सो एज अ डिवोटीज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेंटल एग्जॉस्शन क्यों होता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में भी और जनरली भी, मैंने देखा है कि कई बार हम लोग जो है ना, छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, और वी वांट टू विन ऑल स्मॉल वॉर्स। सो दिस समटाइम्स बिकम्स प्रॉब्लम। जैसे मैं एक आपको केस बताता हूँ, जैसे एक डिवोटी हैं, वो जॉब करते, बाहर है, इतना चैंटिंग नहीं करते, थोड़ा बहुत चैंटिंग करते हैं, रेगुलरली करते हैं, लेकिन बट ही इज डिवोटेड, सब कुछ है। तो उनका उनके फादर के साथ रिफ्ट चल रहा है, ठीक है ना, कुछ बिजनेस को लेके और कुछ चीजों को लेके रिलेशन ठीक नहीं है। तो उनके फादर ने एक दिन आए और उनको बोला कि ये अंगूठी है, ठीक है ना, ये अंगूठी है, और मैंने पता किया है, ये पहन लोगे तो अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए। ठीक है। सो वो जो है, ही स्टार्टेड फाइटिंग कि नहीं, मैं अंगूठी वगैरह नहीं पहनूंगा, मैं ये सब मैं नहीं पहनूंगा, है कि नहीं? इसलिए नहीं कि वो इस्कॉन में, इस्कॉन से इतना ज्यादा नहीं कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत चैंटिंग करता है वो, ये रीजन नहीं था कि इस्कॉन में इतना डिवोटेड है। उसका रीजन ये था कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, दिस वाज हिज रीजन। और वो इतना ज्यादा सोच रहा है इस छोटी सी चीज के बारे में, है ना, इतने दिन सोच रहा है, गाइडेंस ले रहा है, बात कर रहा है, कि बिजनेस पे फोकस करने का टाइम ही नहीं है। बिजनेस की जब बात आती है तो ही इज ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड। तो दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज कॉल्ड फाइटिंग स्मॉल वॉर्स, फाइटिंग स्मॉल वॉर्स। आप अगर महाभारत भी अगर आप देखेंगे, तो कई लोग बोलते हैं कि जब द्रौपदी माता का चीरहरण हो रहा था तो वहां पांडवों ने क्यों नहीं फाइट किया? अगर पांडव वहां पे फाइट करते तो मारे जाते वहां पे, कि पांडव जो है वो आर्मी लेके नहीं गए थे वहां पे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने भाइयों से लड़ाई करना पड़ेगा हमें। वो तो जैसे आप मान लीजिए फैमिली फेस्टिवल में जाते हैं, किसी कजिन की शादी है ना, कुछ फेस्टिवल है और आपको न्योता दिया गया, तो आप कैसे जाते हैं? आर्मी लेके तो नहीं जाते हम। है कि नहीं? बंदूक लेके थोड़ी जाते हैं, या डिफेंस अपना वो करके तो नहीं जाते, हम कैजुअली जाते हैं, फेस्टिवल है, फेस्टिविटी है। इसी तरीके से पांडवों को जब बुलाया गया था तो फेस्टिवल था वो एक्चुअली में, पांडव लड़ाई करने नहीं गए थे, ना तैयार थे वो, ना रेडी थे, है ना, लड़ाई करने नहीं गए थे। ये सही बात है कि वहां पे ऑब्जेक्ट कर सकते थे अर्जुन, सब कुछ किया जा सकता था, बट पॉइंट इज दैट कि दे थॉट कि भाई ये छोटे छोटे वार नहीं जीतेंगे, छोटे छोटे वार में इतना टाइम एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, चुप रह गए वो वहां पे, चुप रह गए वो वहां पे। और उनको ये भी था कि भाई मेरा, हमारे कहने का क्या सेंस है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे, धृतराष्ट्र बैठे, उनको मना करना चाहिए ना, है कि नहीं? धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनको मना करना चाहिए, उनकी राज्यसभा में ये सब हो रहा है। ये जो दूसरा चीज मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग सेपरेशन ऑफ टास्क। सेपरेशन ऑफ टास्क एक फिलोसफिकल कंसेप्ट है वैसे, बट
सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब है ये अंडरस्टैंडिंग रखना कि मेरा कितना धर्म है और दूसरों का क्या धर्म है। मेरा ये टास्क है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सही टाइम पे इसको अप्लाई करना। सो पांडवों ने ये एक तरीके से, एक सेंस में समझा उन्होंने कि भाई ये हमारी ड्यूटी नहीं है इस टाइम पे। हालांकि चाहते तो ईगो के प्रेशर में, ईगो की वजह से, और क्षत्रिय भी थे और क्षत्रियों के अंदर बहुत ईगो होता है, रिटेलिएट कर सकते थे वो, बट दे चोज टू कंट्रोल देयर ईगो, दे चोज टू प्रिजर्व देयर एनर्जी। और उस एनर्जी को उन्होंने आर्मी बिल्ड करने में लगाया बाद में, है ना, टू फाइट द रियल डिसाइसिव बैटल। दे फाउट द डिसाइसिव बैटल फाइनली। सो दे कंजर्व देयर एनर्जी। इवन जंगल में भी जब वो जो है उनको देश निकाला दे दिया गया था, जंगल में थे जब वो, तब भी जो है भगवान उनके साथ थे, तो भगवान उनको यही गाइड कर रहे थे कि भाई अब जंगल में हो तो कंफर्ट जोन में मत चले जाओ, है ना, प्रिपेयर फॉर द वॉर, तपस्या करो। तो अर्जुन ने तपस्या किया, शिव जी से पाशुपत अस्त्र लिया, है ना, अग्निदेव के साथ कोलैबोरेट करके उनका कोई प्रोजेक्ट किया। अग्निदेव ने बदले में उनको चैरियट दिया, है ना। ऐसे अलग अलग लोगों को के साथ उन्होंने, अलग अलग राजाओं को जाके उन्होंने, है ना, कन्विंस किया कि हमारे साइड हाफ फाइट करो। सो दे प्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल डिसाइसिव वॉर। सो ये दो चीजें, मेंटल एग्जॉशन मैंने बताया। मेंटल एग्जॉशन दो कारण से होता है। पहला मैंने आपको बताया, फाइटिंग टू मेनी स्मॉल वॉर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईगो। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था अभी जीवीसी कॉलेज में, तो वहां पे हिज ग्रेस गौरांग प्रभु का सेशन था। सो गौरांग प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। गौरांग प्रभु कह रहे थे कि मैंने देखा इस कॉन में सभी डिवोटीज लस्ट के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला कि ये सही है बिल्कुल, लेकिन गौरांग प्रभु बता रहे थे कि, वो बोल रहे थे कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये देखा है कि जो लीडर्स हैं खासकर जो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, वो लस्ट तो है ही एक प्रॉब्लम, बट उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ईगो का है। ईगो की वजह से अपना एनर्जी, माइंड, इतना ज्यादा मेंटल एनर्जी एग्जॉस्ट कर दिए कर रहे होते हैं वो, कि मेन काम जब तक आता है तब तक वो एनर्जी बचता ही नहीं है ना। तो ये मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा था कि ये मेंटल एग्जॉस्शन जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग रियल एक्चुअली। मतलब गौरांग प्रभु जैसे लोग भी ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फाइटिंग स्मॉल वॉर्स। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया पांडवों का, कि दे चूज कि भाई ईगो तो कह रहा है कि फाइट करो, लेकिन इट इज ए स्मॉल वॉर, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। एनर्जी बहुत, स्मॉल वॉर का मतलब होता है एनर्जी बहुत लगेगा बट कुछ फायदा नहीं है। आपने 2 घंटे उसने पिताजी से लड़ाई की बस इसलिए कि अंगूठी नहीं पहन, अरे पहन लो और अपना काम करो, मेन चीज पे फोकस करो। आपके पास एक एक पॉजिटिव पॉइंट भी होगा कि हाँ भाई उस दिन आपकी बात मानी थी ना, तो इस बार आपको मानना पड़ेगा। दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज कैलकुलेबल, है ना, दिस इज कैलकुलेटेड बेसिकली, कि आप अपना एनर्जी कहाँ पे हम लगा रहे हैं। एक कैलकुलेशन, एक कॉन्शियस कैलकुलेशन करने की चीज है फाइटिंग स्मॉल वॉर्स। और दूसरा मैंने बताया सेपरेशन ऑफ टास्क। कौन सा काम मेरा है, कौन सा काम उसका है। जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, है ना, घंटों घंटों आपसे बात करेंगे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2-2 घंटे, बट उनको करना अपना ही होता है। ऐसा एक्सपीरियंस हर प्रीचर को होता है कि नहीं, उनको करना अपना होता है। लेकिन जो है, अगली बार जब वो आएगा गाइडेंस लेने, जब भी गाइडेंस लेने आता है, तो लोगों को लगता है अरे यार बहुत सिंसियर है ना, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, चलो ठीक है मैं सोचता हूं तुम्हारे बारे में। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है, सेपरेशन ऑफ टास्क नहीं कर पा रहे हम ठीक से, कि मेरा कितना काम है और कितना एनर्जी पुट करना है। अगर सामने से रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा तो वी शुड ऑल्सो रेगुलेट सम एनर्जी, सम, है कि नहीं। और अगर सामने से रेसिप्रोकेशन आ रहा है तो वी कैन रेगुलेट अकॉर्डिंगली, हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अच्छा, ये सब डिस्कशन इस कॉन्टेक्स्ट में ही याद रखिएगा, वी आर नॉट डिस्कसिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप उसको टाइम दे रहे हो ज्यादा तो गलत है। दिस डिस्कशन इज नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इनफैक्ट आप अगर लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम है चूजिंग बिटवीन टू राइट्स। दो चीजें हैं आपके सामने, दोनों सही है,
लेकिन फिर भी आपको एक चीज चूज करना है। और जो डिवोटीज इस्कॉन में इस लेवल तक आ चुके हैं कि दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हमारे केस में ये ज्यादा बड़ा इशू है कि वी आर नॉट एबल टू चूज बिटवीन टू राइट्स। आप समझ रहे? सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक डिवोटी थे, उनको, वो टेम्पल टेम्पल प्रेसिडेंट थे। उनको गुरु महाराज ने बोला गुरु महाराज वॉक पे जा रहे थे, ठीक है ना, गुरु महाराज वॉक पे जा रहे थे, तो वहां कोई पेड़ दिखा उनको, कोई पेड़ दिखा उनको। महाराज ने बोला, गुरु महाराज ने बोला कि ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे क्लास कर सकते हैं हम डेली, यहाँ पे भी क्लास कर सकते हैं डेली। तो उन्होंने सुना, और उन्होंने डिस्कस नहीं किया किसी से, कुछ पूछा नहीं, उन्होंने वहां क्लास करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डिवोटीज के बीच में रिफ्ट आने लग गया। डिवोटीज कहने लगे भाई यहाँ भी भागवतम क्लास होता है, वहां भी क्लास हो रहा है, वहां कौन क्लास लेगा, इतने स्पीकर ही नहीं है, ये नहीं है। गुरु महाराज ने बोला, गुरु महाराज ने बोला। और रिफ्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम फ्रॉम हिज पोस्ट। सो गुरु महाराज ने अगर बोला है, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई गुरु महाराज ने बोला है तो करना है, तो ये गलत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन फिर भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है हमें लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो, इसलिए मैं बता रहा था कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हम लोगों का, आप लोगों का जो प्रॉब्लम होगा, इट विल बी मोर अबाउट नॉट बिटवीन चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बट इट विल बी मोर अबाउट चूजिंग बिटवीन टू राइट्स, कि दोनों चीजें सही है, स्टिल वी हैव टू चूज इट। ये ज्यादा डिफिकल्ट काम है। एंड दिस इज वाई महाभारत में बताया गया है कि धर्म के का जो धर्म जो है ना, बहुत सटल चीज है, और कई बार बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। क्यों धोखा खाते हैं? इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं चल रहा कि ये गलत है ये सही है, बट इसलिए कि दोनों चीजें सही है, कौन सा चूज करें। अभी कार्तिक मंथ आने वाला है कुछ टाइम में, तो आप सुनते होंगे कार्तिक मंथ में दामोदर पास टाइम होता है ना। उसमें आप सुनते होंगे कथा में कि यशोदा माता जो है, वो दूध रखी हुई थी उबालने के लिए, और भगवान को दूध भी पिला रही थी। तो जैसे उन्होंने देखा कि दूध गिरने वाला है, तो भगवान को नीचे रख के वो चली गई दूध उठाने के लिए। तो भगवान गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तो क्या यशोदा माता ने गलत किया? या भक्ति के विरुद्ध काम किया कुछ? दूध भी किसके लिए गर्म कर रही थी? भगवान के लिए ही गर्म कर रही थी ना एक्चुअली में। बट स्टिल भगवान गुस्सा हो गए, और कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ वहां से, फिर पूरा लीला हुआ फिर वहां से, है कि नहीं? तो हम लोग तो एंजॉय करते हैं उसको, लेकिन वृंदावन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो भगवान को जो है दिक्कत हुआ, नाराज हुए, रोना धोना हुआ है ना, सब कुछ हुआ। अब आप अगर आपके साथ जो हो रहा है वो लीला जैसा देख सकते हैं तो ठीक है। लेकिन हम तो जनरली नहीं देख पाते, है ना, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चूजिंग बिटवीन टू राइट्स। तो यशोदा माता भी, प्रॉब्लम ये नहीं था कि वन थिंग इज राइट अदर थिंग इज रॉन्ग, बट इट वॉज अबाउट चूजिंग बिटवीन टू राइट्स। तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, दिस इज, है ना, ये डिफिकल्टी है ये, है ना, दिस इज, इट रिक्वायर्स मैच्योरिटी। एंड देयर फॉर देयर हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ टास्क एंड कंसिडरेशन ऑफ मेंटल एनर्जी। तो ये मैंने टॉपिक डिस्कस किया, मेंटल एग्जॉशन, है ना। देन सेकंड आपको बताता हूं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और खासकर इस्कॉन में ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि इस्कॉन में जब फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं ना डिवोटीज, तब से लेके अभी तक एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, एंड दैट इज एजुकेशन, है ना। आप फर्स्ट टाइम भी जुड़े होंगे तो आपको बोला गया होगा कि भाई संडे संडे प्रोग्राम में आइए। फिर आप जब 2-3 बार आने लग गए होंगे तो आपको बोला गया होगा कि ये आपके फैसिलिटेटर हैं, मेंटर हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है दिमाग में, सबका आंसर है, सबका आंसर ये देंगे, ठीक है ना। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि वी डेवलप एन एनालिटिकल माइंड। हम लोग, एक हमारा जो माइंड होता है ना, वो एनालिटिकल हो जाता है बहुत ज्यादा। और एनालिटिकल का मतलब है कि हर चीज, समटाइम्स वी नीड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आप समझ, दैट इज नॉट रॉन्ग बाय द वे, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट इससे एक और प्रॉब्लम अराइज होता है, जानते हैं क्या? प्रॉब्लम ये अराइज होता है, जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, वो उनके कैलकुलेशन में फेथ, सरेंडर, डिवोशन कई बार एनालिसिस में नहीं आ पाता है। वाई? बिकॉज जो बहुत ज्यादा एनालिटिकली सोचते हैं हर चीज के बारे में,
They try to figure out everything first in their mind and then they do it. आप समझे? और लीडरशिप लेवल पे या जब आप सर्विस करने लगोगे, आप कुछ प्रोजेक्ट ओन करते हो, है ना, तो दिक्कत ये है कि कई सारी चीजें लिखी नहीं है, कई सारी चीजें खुद फिगर आउट करनी पड़ती है, कई सारी चीजों में फेथ पुट करना पड़ता है। वहां पे फेथ और डिवोशन काम आता है, बट हमें ऐसा नहीं कि हमारे अंदर डिवोशन नहीं है, बट हमें आदत नहीं होता उस तरीके से कैलकुलेट करने का। हमारी आदत जो है वो एनालिटिकली चीजें करने की है ज्यादा। आप समझे बात को? तो ये जो है ना, ट्राइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग इन योर माइंड, दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन वेयर वी बिकम एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड। आप समझे? सो देन देयर देर इज नीड टू हैव फेथ। अब फेथ और डिवोशन को एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा कई बार नहीं प्रैक्टिकल चीजों में लाया जाता, इस कारण से कि कई लोग फिर सिस्टम, स्टैंडर्ड्स, एनालिटिकली सोचना ये सब करते ही नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि भगवान कर दे, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं फिर वो एक तरीके से। मतलब वो कहते हैं ना कि ये प्रभु ट्रांसेंडेंटल हो गए हैं, ये डिवोटी नहीं ऐसे बोलते, गाली है इस्कॉन में एक, कि ये ट्रांसेंडेंटल हो गए। तो इसलिए प्रैक्टिकल चीजों के बारे में जब डिस्कशन होता है ना, तो आप रेयरली देखोगे लीडर्स ट्रेनिंग में ये सब चीजें बोलें कि डिवोशन और फेथ, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये बोलेंगे तो फिर ये टेक्निकल चीजें करेंगे ही नहीं। लेकिन इसका और हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बहुत एनालिटिकली सोचने का आदत है ना हर चीज के बारे में, रीजन वाई रैशनल चीजें, तो हम जब प्रैक्टिकल काम भी करते हैं तो वी ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग इन आवर माइंड फर्स्ट, जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल लोग हैं। और जब तक उनको माइंड में कन्विंस नहीं होंगे ना, तब तक वो करेंगे ही नहीं काम। जबकि रियल लाइफ बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, कि आप एक स्टेप लो, दो स्टेप लो, फेथ से लो, फिर आपको फिगर आउट होगा चीजें करने का, है ना। सो दिस इज द सेकेंड थिंग बिकॉज ऑफ विच ओवर थिंकिंग होता है। लीडर्स या डिवोटीज कई बार मैंने देखा ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत, एंड दैट एग्जॉस्ट देम एक्चुअली, इट रियली एग्जॉस्ट देम, है ना। सो देयर एंड थर्ड थिंग इज कि बिल्डिंग एन इंटरनल स्पेस, बिल्डिंग एन इंटरनल स्पेस एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में, एक कंसेप्ट है थर्ड स्पेस का। थर्ड स्पेस क्या होता है जानते हैं आप? फर्स्ट स्पेस इज योर होम, जहां आप रहते हैं, वेयर यू बिलोंग टू, सोशियोलॉजी की भाषा में मैं बता रहा हूं। सेकेंड स्पेस इज योर वर्क, जहां आप काम करते हैं। बट जिन एक थर्ड स्पेस का कंसेप्ट है, थर्ड स्पेस किसको कहते हैं जानते हैं? थर्ड स्पेस मीन्स पार्क्स, फील्ड्स, ग्राउंड्स, टेम्पल्स। फ्रॉम सोसाइटीज पर्सपेक्टिव, आपकी पर्सपेक्टिव से हो सकता है टेम्पल आपका सेकंड स्पेस हो, आप वर्क करते हैं वहां पे। लेकिन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से टेम्पल, पार्क, दीज थिंग्स आर कॉल्ड थर्ड स्पेस। और आप देखेंगे जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लो लेवल की कंट्रीज हैं, फाइनेंस जहां का स्ट्रांग नहीं है, जिन कॉलोनीज में, इसमें वहां पे थर्ड स्पेसेस गायब रहते हैं। आपके पास खेलने की जगह नहीं है, टहलने की जगह नहीं है, आप बैठ के बात, यू डोंट हैव अ स्पेस वेयर यू कैन स्पेंड योर लीजर टाइम, आप बैठ के माला कर सको, ऐसा कोई आपको बढ़िया जगह नहीं नहीं मिलेगा कहीं पे। टेम्पल, वो तो प्रभुपाद की कृपा है कि एटलीस्ट टेम्पल बनवा दिया उन्होंने शहरों में, घुसा 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 घुसा। उस पर भी लोग बोलते थे कि क्या इंडिया में इतने मंदिर हैं और क्यों मंदिर बनाना, वो इसीलिए बनाने का नहीं। तो थर्ड स्पेस का जो कंसेप्ट है, दैट इज, तो दैट इज अबाउट कि यू शुड हैव अ प्लेस वेयर यू कैन गो टू, है ना, वेयर यू कैन गो टू गेट रिचार्ज्ड, टू गेट रिफ्रेश्ड। यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं बात को? दैट इज कॉल्ड थर्ड स्पेस। मैंने जो कंसेप्ट बताया इंटरनल स्पेस का, मैं ये बता रहा हूं कि ये तो बाहर की बात है, बाहर एक स्पेस होना चाहिए। बट मैं ये बता रहा हूं कि अंदर भी एक स्पेस होना चाहिए, इंटरनल स्पेस उसको कहते हैं। कि बाहर अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो यू मस्ट हैव सम स्पेस इन साइड, इंटरनल स्पेस। इट मे बी चैंटिंग, इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी मीटिंग विद डिवोटीज, एनीथिंग कैन बी दैट। बट देयर हैज टू बी इंटरनल स्पेस जहां पे आप जाके आप रिफ्रेश हो सकें। ये नहीं कि बाहर से दबाव पड़ रहा है और अंदर भी जगह नहीं है कहीं जाने की, तो देन पीपल बर्स्ट आउट, है ना, देन दे बिकम एग्जॉस्टेड, दे सीम टू फाइट विथ एवरीथिंग, है ना, एंड देन दे बिकम एग्जॉस्टेड।
तो जस्ट लाइक सोसाइटी में थर्ड स्पेस की नीड होती है ना। अब जैसे बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इसको बैठ के काम करना होता है बहुत दिन तक, एंड वो बात चाहते हैं भाई शाम हो गया अब जब बाहर जाके थोड़ा टहल के आ जाए। बट कहीं बाहर आप जाओ तो सीधा मेन रोड है, पार्क ही नहीं है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तो इट अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी, इट अफेक्ट्स योर स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑल्सो। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ रहा था भागवतम एक बार, तो मुझे बहुत स्ट्राइक किया था फर्स्ट कैंटो में, जहां पे कुंती महारानी के प्रेयर्स हैं। उसमें प्रभुपाद एक परपट में लिख रहे हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीज, वन इज पायस ट्रीज एंड अनदर इज इम्पायस ट्रीज। पायस ट्रीज वो हैं जो फ्रेग्रेंट फ्लावर या फिर फ्रूट देते हैं, जो कुछ नहीं देते वो इम्पायस ट्रीज है। तो फिर वहां प्रभुपाद लिखते हैं, इन आवर एवरी टेम्पल देयर शुड बी स्पेस फॉर गार्डन्स एंड पायस ट्रीज शुड बी प्लांटेड। अब हमारे पास तो वैसे जगह ही नहीं होता, हम तो टेम्पल का एक एक इंच हम यूज करना चाहते हैं, जो कि वैलिड पॉइंट है, जो कि वैलिड पॉइंट है। बट मैं एक चीज बता रहा हूं, एन इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड स्पेस, आप समझ रहे ना। और वो थर्ड स्पेस हमारे ब्रेन में भी, हमारे अंदर भी बिल्ट होना चाहिए। एंड दोज हु आर स्पिरिचुअल दे आर एक्सपेक्टेड कि भाई आपके अंदर इंटरनल इतना स्पेस है कि कोई आपका ईगो भी हर्ट कर दे, है ना, कोई आपको जो है ईगो हर्ट कर दिया, कोई बात नहीं मान रहा, तो यू हैव समवेयर टू गो टू गेट रिफ्रेश्ड, रिजुवनेटेड। ये नहीं कि वो प्रेशर से इतना जल गए कि वी डोंट हैव एनीवेयर टू गो टू। आप समझ रहे थर्ड स्पेस का कंसेप्ट। सो दीज थ्री आर, ये तीन चीजें थी जो मैं सोचा था कि डिस्कस करने का। सो देयर फॉर एक इंटरनल स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वो रीडिंग हो सकता है, चैंटिंग हो सकता है, कई लोगों को कीर्तन अच्छा लगता है। आप अगर प्रभुपाद को देखेंगे ना, तो प्रभुपाद यूज टू हैव दिस थ्री थर्ड स्पेसेस, इंटरनल स्पेसेस एवरी टाइम, है कि नहीं। अकेले भी रहते थे तो बैठ के हारमोनियम बजाने लगते थे प्रभुपाद, है कि नहीं, हमेशा सीरियस नहीं रहते थे। सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाते, आप मॉर्निंग वॉक सुनो, उसमें इतना हंसी मजाक करते हैं, इनफॉर्मल डीलिंग्स करते थे प्रभुपाद, है कि नहीं। ही हैड लॉट ऑफ लाइक, है ना, थर्ड स्पेसेस एंड इंटरनल स्पेस तो था ही प्रभुपाद ने, साधना प्रभुपाद ने तो बिल्ड कर रखा था। इतनी डिस्टरबेंस इस्कॉन में आने के बावजूद भी ही हैड, है ना, ही हैड हिज ओन वे टू डील विथ इट, विच वॉज नॉट डिस्ट्रक्टिव। बाहर तो लोग, है ना, दे हैव टू टेक शेल्टर ऑफ इंटॉक्सिकेशन, शराब पीना पड़ता है उनको भुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने इंटरनल स्पेस, उनका मेंटल स्पेस नहीं है कुछ अंदर, उन्होंने कुछ ऐसी जगह नहीं बना रखी कि जहां वो रेस्ट कर सके, है ना। बट डिवोटी से एक्सपेक्टेड होता है कि वी हैव, है ना, स्पेस इनसाइड, कि जहां अगर ईगो हर्ट हो रहा है तो वी कैन गो देयर। दैट कैन बी कीर्तन, दैट कैन बी प्रेयर, रीडिंग हो सकता है, डिवोटी के साथ बैठ के बात करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट देयर हैज टू बी समथिंग। अभी हमारा सेशन चल रहा था जीवीसी कॉलेज में, तो बद्री नारायण महाराज आए थे। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद महाराज ने शरीर छोड़ दिया था। उसके पहले सेशन था, लास्ट सेशन शायद उसी में लिया होगा महाराज ने, मुझे लगता है। तो महाराज बोल रहे थे कि लीडर्स मस्ट हैव अ हॉबी। उसमें महाराज कह रहे थे कि मैं टेम्पल में पीछे गार्डन है, मैं गार्डनिंग करता हूँ फ्री टाइम में जाके, गार्डनिंग करता हूँ, फ्लावर को पौध पानी देता हूँ, है ना, जो है वो देख रेख करता हूँ मैं। तो वो बोल रहे थे कि दैट इज माई अ गो टू प्लेस मेनी टाइम्स। आप समझ रहे ना, ये थर्ड स्पेस का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। थर्ड स्पेस एज वेल एज इंटरनल स्पेस, इंटरनल स्पेस इनफैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट मेनी टाइम्स, है कि नहीं, इनफैक्ट इट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो मेंटल एग्जॉस्शन हमने डिस्कस किया। देन वी डिस्कस कि ड्रॉबैक्स ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, उसका पॉजिटिव चीज भी है ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, बट देर इज अ ड्रॉबैक ऑल्सो, कि फिगरिंग, ट्राइंग टू फिगर एवरीथिंग इनसाइड द माइंड, है कि नहीं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल 0 से 100% तक, उसके बाद करेंगे हम, है ना। सो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये ओवर थिंकिंग की तरफ लीड करता है। देन थर्ड मैंने आपको बताया कि इंटरनल स्पेस, नीड फॉर इंटरनल स्पेस, बिल्डिंग एन इंटरनल पीस, इंटरनल स्पेस, एज वेल एज, है ना, हैविंग अ थर्ड स्पेस, थर्ड प्लेस टू गो टू। सो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो दीज थ्री पॉइंट्स आई वांटेड टू डिस्कस। एंड जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सुना है ना सीनियर से, वो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करूं। सो इफ समवन वांट्स टू डिस्कस मोर इन दिस, तो यू कैन आस्क। अगर आप कुछ पूछे तो हो सकता है मैं और कुछ बता पाऊं, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस।
इज इट ओके अधोक्षज धाम प्रभु? यस प्रभु जी, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रभु जी। बहुत वंडरफुल पॉइंट्स दिए आपने आज। इसमें मुझे बस थोड़ा सा जो सेकंड पॉइंट आपने दिया था कि हमारा हम्म माइंड एजुकेशन की वजह से एनालिटिकल हो जाता है। तो मतलब इसमें हम किस तरह से उसको मतलब एक बैलेंस बना के चलें कि हमें फेथ भी डेवलप करना है जब हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रही है या कोई सेवा मिल रही है, और साथ साथ एनालिटिकल माइंड जो हमारा ऑलरेडी है, तो मतलब उन दोनों को साथ में लेके कैसे चलना है आगे। हम्म यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो होता क्या है कि जब व्हेन वी गेट सम इंस्ट्रक्शन या हमें कुछ करना होता है तो वी एज्यूम कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बट मुझे नहीं पता है। हम रेयरली ये सोचते हैं कि शायद ये इतना नीच चीज है, इतना ये नैरो फील्ड है ना, इतना यूनिक चीज है ये, कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे। इट नीड्स टू बी क्रिएटेड। क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड मेनी टाइम्स, है ना, क्रिएटिविटी चाहिए होता है। तो ये हम एज्यूम नहीं करते, लेकिन तो ये सोचना गलत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एंड क्या हम पढ़ सकते हैं कहीं से, सुन सकते हैं क्या कहीं से, दिस नॉट रॉन्ग बाय द वे। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि दूसरा वाला हम सोचते ही नहीं है कभी। तो ये भी कंसिडर करना चाहिए कि शायद ये इतना यूनिक प्रॉब्लम है ना कि हो सकता है सीनियर से बात करके भी ना सॉल्यूशन पता चले इसका, एंड आई नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर इट आउट, है ना। मेनी थिंग्स नीड्स टू बी फिगर्ड आउट। अब फिगर आउट करना है तो इट रिक्वायर्स फेथ, सम डिग्री ऑफ फेथ, कि चलो 50% तो बता दिया, 50% तो पता है, पहले इतना करते हैं, देन मे बी आगे चीजें क्लियर होगी। 50% नॉलेज के साथ भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की तत्परता, दिस इज लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट। कि हर चीज 100% स्टार्टिंग में ही जानने की तत्पर, जैसे स्विमिंग है, अगर स्विमिंग के बारे में हमें क्लास दिया जाए बट हम कभी स्विमिंग पूल में उतर ही नहीं रहे, तो हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि हमें थ्योरी क्या जानना है किस चीज के। हो सकता है हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वो काम ही नहीं आ रहा हमें वहां पे, है ना। तो कुछ चीजें सुन के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वी मस्ट एंटर इनटू द वाटर, बट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फर्स्ट, ताकि हमें ये तो पता चले कम से कम कि भाई क्या नीड है सीखने का, है कि नहीं। और कई चीजें ये भी पता चली कि भाई हमारा बॉडी पोस्चर या बॉडी वेट और ये सब इतना यूनिक है कि कुछ चीजें हमें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू बी रेडी। प्रॉब्लम तब आता है जब वी बिकम एग्जॉस्टेड बाय इट, कि हर चीज फिगर आउट करेंगे तभी हम करेंगे, है ना। सो वो इम्पेशंस के कारण देन वी बिकम मेंटली एग्जॉस्टेड मेनी टाइम्स। तो ये ध्यान रखना कि भाई 50% नॉलेज के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है काम, एंड ऑन द वे वी विल लर्न अबाउट इट। कुछ चीजें करते करते समझ में आएंगी, फिगर आउट होंगी, है ना, आगे का रास्ता दिखेगा। तो यहाँ पे फेथ का भी रोल आता है थोड़ा। तो जनरली जो लोग रैशनल होते हैं ना, एनालिटिकल होते हैं बहुत ज्यादा, वो फेथ और डिवोशन को कैलकुलेशन में लाने में दिक्कत होता है उनको। एक कंट्रोलिंग मेंटेलिटी डेवलप हो जाता है ना। लेकिन एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग का यूज है, अदरवाइज रिलायबल सिस्टम्स नहीं बना सकते आप। लेकिन इंटेलिजेंस मैच्योरिटी ये भी समझना है कि कोई भी रिलायबल सिस्टम 100% सिक्योर नहीं है, हर सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन नहीं है कोई भी चीज, है कि नहीं। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू पुट फेथ एंड फिगर इट आउट आवर सेल्फ मेनी टाइम्स। तो ये दिस इज द आइडिया। ओके। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिक्षामंत्री जी। वैष्णव के माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साथ प्रणाम। दंडोत। प्रभु जी, आपने जो एक पॉइंट बोला था कि चूजिंग बिटवीन टू राइट्स इज टफर हम्म देन चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। So प्रभु जी, my question is that actually I want to know that what is that one thing that we must keep in mind while choosing between the two rights? Yeah, one thing which we can keep in mind is that first thing is that कि
ये याद रखना चाहिए कि हो सकता है हमारे लिए डिफिकल्ट हो वो चीज, है ना। चूजिंग बिटवीन टू राइट्स हो सकता है डिफिकल्ट हो हमारे लिए। जी जी। डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि वी आर नॉट क्लियर अबाउट आवर प्रायोरिटीज। तब कंफ्लिक्ट आता है दो राइट के बीच में, जब प्रायोरिटी हमें क्लियर नहीं होता कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रायोरिटी क्यों नहीं क्लियर होता? प्रायोरिटी क्लियर नहीं होता क्योंकि हमारे जो वैल्यूज हैं, हम चीज जिन चीजों को वैल्यू करते हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं कई बार, कि हम ये भी वैल्यू करते हैं और ये भी वैल्यू करते हैं, दोनों प्रायोरिटी है हमारे लिए। सो वी शुड अप्लाई आवर इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएट कि व्हाट इज मोर वैल्यूएबल एट लीस्ट एट दिस टाइम, दिस मोमेंट, मोर वैल्यूएबल फॉर द सर्विस। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपका टाइम लिमिटेड है, आप सीरियस लोगों को ही टाइम दो ज्यादा, ठीक है ना, और जो नॉन सीरियस है उनको इतना टाइम नहीं दो, तो आपको फील होगा कि इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन, जो कि सही है एक्चुअली में। आप सही कह मतलब, हम अगर ऐसा सोचें तो ये सही सोच रहे हैं, हम गलत नहीं है। लेकिन यही तो बात है कि दोनों सही है, आप सबको टाइम दो और केवल सीरियस लोगों को टाइम दो, दोनों सही, टू राइट्स। बट अगर हमें लग रहा है कि भाई अभी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए हमें, मे बी सपोज वी डोंट हैव दैट मच लीजर कि हम हर व्यक्ति को अपना टाइम और एनर्जी दे सकें, सो देन वी हैव टू चूज, वी हैव टू वैल्यू कि भाई ठीक है, इस चीज को पकड़ लेते हैं, इस चीज के हिसाब से करते हैं, है ना। सो वैल्यूज में क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना कि व्हाट वी हैव टू वैल्यू एट दिस पॉइंट, और क्लियर प्रायोरिटी सेट करके रखना कि भाई ये प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी फिलहाल के लिए, बेस्ड ऑन डिस्कशन, बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट और टेम्पल और वॉट एवर जो भी आप कहिए, है कि नहीं। बट उसको करना इस तरीके से है कि ऐसा नहीं कि हम ऑफेंड कर रहे हैं दूसरे लोगों को, या, है ना, नॉट इन अ वे दैट कि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, बट इन अ वे दैट कि भाई मजबूरी में वी हैव टू चूज दिस। बट वैसे तो दोनों चीजें सही था, आइडियली तो हमें टाइम देना चाहिए सबको, है कि नहीं, बट देर देर आर कॉन्स्टेंट्स, देर आर कॉन्स्टेंट्स। तो एक चीज जो सोचने वाली है वो ये है कि आवर व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, एंड इज दैट प्रायोरिटी, है ना, अलाइंड विद द प्रायोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट और सर्विस विच वी आर डूइंग, है कि नहीं। सो दिस इज वन थिंग आई थिंक कि दैट कैन बी थॉट ऑफ, व्हाट इज आवर प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी में भी कंफ्लिक्ट लगे तो आप समझ जाइए कि वैल्यूज में कंफ्लिक्ट आ रहा है, कि हम क्या चीज को वैल्यू करते हैं। तो देन वी हैव टू चूज वन थिंग कि भाई इसको मैं वैल्यू, अभी इस सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए, बट एटलीस्ट इन दैट सिचुएशन यू हैव टू चूज वन थिंग, वन वैल्यू, कि भाई इसको ज्यादा वैल्यू करना है, इसको अभी थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा। जी तो जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये तो सोच लेते हैं कि भाई कुछ लोगों को टाइम देने से अच्छा है, ज्यादा बेटर है सबको टाइम देना, बट हम इसका उल्टा नहीं सोच पाते कि हम बहुत सारे लोगों को टाइम दे रहे हैं और एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, फिर सीरियस लोगों के लिए टाइम ही नहीं बच रहा। तो एक साइड का हम सोचते हैं, कई बार दूसरी साइड का नहीं सोच पाते, तो वो दोनों साइड का सोचना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तब क्लियर होता है कि प्रायोरिटी क्या है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में केवल, है ना, सोचते हैं। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच कैन बी, है ना, उस टाइम पे ध्यान रखने वाली चीज है कि कहीं मैं एक ही डायरेक्शन में तो नहीं सोच रहा, दूसरी साइड भी थोड़ा सा उस वो वाला पोजीशन लेके इधर देखते हैं कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, है ना। तो ऐसे ही एक्सरसाइज करने से जो है प्रायोरिटी थोड़ा क्लियर होता है, और किस चीज को ज्यादा वैल्यू देना है वो क्लियर होता है। बट ये कन्फ्लिक्ट वैल्यूज का है एक्चुअली में, दो वैल्यू हैं, दोनों सही हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट टू चूज, है ना, लाइक दैट। जी ओ प्रभु जी। ओके प्रभु जी माता जी, ऐसे ओके। कभी अगर प्रभु जी ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे एक इनर वॉइस है और एक जो हमारे फैसिलिटेटर है या हमारे गुरु है उनके वर्ड्स है, तो उन दोनों में अगर हमको कुछ बिटवीन दीज टू हमको अगर चूज करना है, तो हमेशा जो गुरु है या फैसिलिटेटर है उनका, उनको ही चूज करना है, उनके वर्ड्स को। नहीं, पॉइंट ये नहीं है कि आपका वॉइस है और गुरु का वॉइस है या फैसिलिटेटर का वॉइस है। पॉइंट ये है कि आप जो सोच रहे हैं और जो गुरु सोच रहे हैं वो सर्विस के लिए ही सोच रहे हैं। सबसे पहले तो कॉमन चीज देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस बाद में देखना है। डिफरेंस, आप हम डिफरेंस की बात करें कि मेरा ओपिनियन ये है, उनका ओपिनियन और है, ये तो हम डिफरेंस देख रहे हैं।
डिफरेंसेस को अगर रिजॉल्व करना है तो पहली चीज हमें देखना है कि कॉमन क्या है दोनों में। दोनों प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछना है कि इस सिचुएशन में, इस गिवन सिचुएशन में, एम कैन आई थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट बेटर और कैन दे थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट बेटर? दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। इन दिस गिवन सिचुएशन इट इज नॉट अबाउट कि आप उनसे ज्यादा होशियार हैं क्या, या वो तो हमेशा ही होशियार हैं। नहीं तो सीनियर्स कभी ये पूछते ही नहीं कि भाई आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, तो पूछते हैं। लेकिन क्यों पूछते हैं? क्योंकि दे नो कि जो है अच्छा, आपने कभी चेस खेला है? नहीं प्रो जी, नहीं चेस के आता बारे है। में आप जानते हैं? जी प्रो जी, थोड़ा बहुत जानते हैं बस। तो आपको ये पता है ना, चेस में जो अलग अलग पीसेस होते हैं उन सबका वैल्यू डिफरेंट होता है। जी प्रो जी बिल्कुल। जो आगे के प्यादे होते हैं वो सबसे लो रैंक हो माना जाता है जी उनको, जी प्रो जी और बिल्कुल उनको जी। सबसे पहले मरवाया जाता है। जी जी जी। लेकिन ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप चेस ग्रैंड मास्टर से सुनेंगे तो वो क्या बोलते हैं जानते हैं? वो ये बोलते हैं कि चेस जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है, उसमें जो चेस के जो पीसेस हैं उनका वैल्यू भी ऊपर नीचे होता रहता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास सबसे पावरफुल पीस है, वजीर है, बट वो इतना ज्यादा घिरा हुआ है कि वो निकल ही नहीं सकता। उस टाइम पे प्यादा ज्यादा पावरफुल होता है। तो कई बार चेस ग्रैंड मास्टर्स जो हैं, वो लोग एक छोटे पीस को बचाने के लिए बड़े पीस को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। बट मैं ये नहीं बता रहा कि आप सीनियर को सेक्रीफाइस कर दें। मैं ये नहीं बता रहा, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि वैल्यूज जो है इन प्रेजेंट सिचुएशन, ऐसा हो सकता है कि आपके पास ज्यादा वैल्यूएबल चीज हो, इंफॉर्मेशन हो। सो इट इज नॉट अबाउट चूजिंग कि वो जो कह रहे हैं वो करें या मैं जो सोच रहा हूं वो करूं। इट इज अबाउट डिस्कशन, इट इज नॉट अबाउट चूजिंग कि वो सही है कि ये सही है। देयर हैज टू बी अ डायलॉग, अ डिस्कशन। और डिस्कशन से आप दोनों इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं अगर कि हाँ भाई आप जो सोच रहे हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट दैट कि आप अगर जूनियर हैं तो आपका हमेशा आपकी बात सीनियर के बात से छोटी ही रहेगी। इट इज नॉट लाइक दैट। ये बताने के लिए मैंने चेस का एग्जांपल दिया। लेकिन इट हैज टू बी डिसाइडेड म्यूचुअली विथ अ डिस्कशन, है ना? तो आप अपना मत जरूर रखिए। सो इट इज नॉट अबाउट चूजिंग कि मेरा सही डिसीजन है कि उनका सही डिसीजन है। इट इज अबाउट डिस्कशन, ऑलवेज इट्स अबाउट डिस्कशन। उनका भी मत सुनिए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सर्विस के लिए वो जो बोल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा हो सकता है। बट अगर आप ऐसा ही सोचोगे केवल, तो आप अपनी बात रखोगे ही नहीं कभी, है कि नहीं? यस प्रो जी। आप अगर केवल ये सोचोगे कि सीनियर जो बता रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है केवल, तो आप अपनी बात बोलोगे ही ना कभी। जी। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है? आप ऐसा सोचोगे कि भाई वो कुछ ऐसा बता रहे हैं जो हम कर ही नहीं सकते, तो छोड़ो, सुनना सुनते ही नहीं है, मैं ही सही हूं। ये भी दूसरा एक्सट्रीम है। सो सॉल्यूशन ये नहीं है कि उनका सही है कि आप सही हैं। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम हियर। सॉल्यूशन इज टू हैव अ डिस्कशन एंड फाइंड आउट विथ ईच अदर। मिल के फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज राइट फॉर द प्रोजेक्ट। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत ही होगा हमेशा, बट हमें ये भी नहीं सोचना कि हम जो बोल रहे हैं वो सही होगा हमेशा। बट आइडिया इज टू हैव अ डिस्कशन, एन ओपन डायलॉग, अ डिस्कशन, अपनी बात रखना एंड रीचिंग टू अ कंक्लूजन टुगेदर। कि प्रभु जी आप ये बता रहे हैं या माता जी आप ये बता रही हैं, बट इसमें ये चैलेंज आया था, तो मेरा ये ओपिनियन मुझे लग रहा है कि ऐसे भी कर सकते हैं क्या? फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आप भी बोलो कुछ। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन डिस्कसिंग। देर इज नो प्रॉब्लम इन डिस्कशन। प्रॉब्लम कब आता है? वेन वी ट्राई टू थिंक इन दिस टर्म, ब्लैक एंड व्हाइट, कि या तो वो गलत है या तो मैं गलत हूं, वो ही हमेशा सही है, मैं ही हमेशा सही हूं, है ना? सो ये यहां पे जो है चैलेंज आता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात रखो तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं जो बता रहा हूं अभी वही करो, तो देन डू इट, देन डू इट। बट आपने अपनी बात तो रख दी ना, आपको संतुष्टि रहेगी। If your senior is taking wrong decision even after hearing you, then he is answerable to God. You understand that point? But if you break the etiquette, आप अपने धर्म के लाइन को क्रॉस करते हैं, then you will be answerable to God.
So idea is to not cross the boundaries of dharma etiquettes, but yet we have to keep our point. Yet we have to keep our point. है कि नहीं? तो अपना काम, आपका काम यही है कि भाई अपना पॉइंट रखो, बट अगर बोला कि भाई नहीं ये अभी ठीक नहीं लग रहा, बट ये नहीं कि आप चुप रह जाए। अगर आप चुप रह जाएंगे तो आपको अंदर जो है गिल्ट, आपको जो है अंदर रिप्रेसिव फील होगा आपको, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। सो डू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या वो जो बोल रहे हैं वो सही है। थिंक इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्कशंस कि लेट अस डिस्कस। ये घर के लिए भी जरूरी है, डिवोटीज के बीच में भी जरूरी है ना, हैविंग अ डायलॉग, नॉट थिंकिंग कि कौन सही है, बट रादर थिंकिंग कि क्या इस पे डायलॉग किया जा सकता है, क्या इस पे डिस्कशन किया जा सकता है, क्या इस पे बातचीत तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है बातचीत करने में, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? बट वी शुड नॉट क्रॉस आवर एटिकेट्स। इफ सीनियर इज क्रॉसिंग द एटिकेट दे आर आंसरेबल टू गॉड, उसमें भी हमारा कुछ रोल नहीं है कि नहीं? सो इज इट ओके माता जी? यस रोजी, यस रोजी, माय डाउट्स आर क्लियर। थैंक ओके यू सो मच रोजी, ओके, हर थैंक यू कृष्ण साथ थैंक यू। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। रोजी जरा पढ़ा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। रोजी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस यस। रोजी मुझे ये पूछना था, जैसे आपने इंटरनल स्पेस के बारे में बताया, हम्म। तो जब हमारा मेंटल एग्जॉस्शन ज्यादा होता है तो हम जो ये इंटरनल जो स्पेस है ना वो दे नहीं पाते, अगर देते भी हैं तो बार बार जो है ना उसी पे ध्यान जाएगा। वो कितना भी ट्राई करते हैं, चैंटिंग कर रहे होते हैं तब भी बार बार वो चीज आती है, अगर रीडिंग भी कर रहे हैं तो आ जाती है। मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, हो सकता है प्रैक्टिस से सही हो जाए, लेकिन मतलब इसको ऑन द जो मतलब हमें हमें चाहिए कि अभी वो सिचुएशन सुधर जाए, है ना, बार बार वो उससे साधना बेकार हो जाती है। तो इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसको मतलब सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं उसको? या बिल्कुल सही कहा, इंटरनल स्पेस बनाने में फाइट करना पड़ता है एक्चुअली में, और इसीलिए मैंने थर्ड स्पेस का कंसेप्ट बताया था। आप जानते हैं कई सारे शहरों में पार्क और ग्राउंड को मेंटेन रखने के लिए फाइट किया है लोगों ने सरकार के साथ, कि नहीं ये जमीन सरकार को, वो बड़ी बड़ी कंपनीज को नहीं देनी है जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना पड़ता है। और इसीलिए कहीं पे पार्क अगर आपको दिख रहा है तो किसी ने फाइट किया है उसके लिए, नहीं तो सरकार बेच देती है कि या कॉरपोरेशन लगाओ पैसा आएगा तो ये कैलकुलेशन हम भी करते हैं अपने साथ कि फायदे की चीज सोचो ना, ये क्या माला लेके बैठ गए, मतलब माइंड तो ये कहता है हमें कि फायदे की चीज सोचो, कुछ सॉल्यूशन निकालो, ये प्रॉब्लम है, तो माला के साथ आप बैठ गए, है ना? तो पॉइंट ये है कि वो इंटरनल स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए फाइट करना पड़ता है थोड़ा सा, है ना? एंड दैट रिक्वायर्स सर्टेन डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, एंड वी हैव टू समटाइम्स फाइट विथ आवर नेचुरल अर्जेस ऑल्सो। एक और प्रैक्टिकल चीज है वैसे, एक और प्रैक्टिकल चीज है वो ये है कि अगर आपको चैंटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ थॉट्स आते हैं बार बार ना, तो आप चैंटिंग के टाइम पे आप उसको लिख लिया करो, चैंटिंग थोड़ा सा पॉज करके आप उसको लिख लो। बेस्ट तो ये है कि आप उसको टाइम दो अलग से, आधा घंटा 1 घंटा। देखो आपने नोटिस किया होगा कि बाकी काम करते टाइम ये सब थॉट्स नहीं आते इतने। एक मिनट। बाकी काम करते हुए इतने थॉट्स नहीं आते, चैंटिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि चैंटिंग के टाइम पे आप कुछ और नहीं कर रहे हो, आपका माइंड खाली रहता है, और उस टाइम पे थॉट्स इसलिए आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमें खाली टाइम की और भी नीड है, खाली माइंड रखने की और भी नीड है, बट हम टाइम नहीं दे रहे इस थॉट को। तो वो जबरदस्ती चैंटिंग के टाइम पे आएगा आपको वो थॉट। कोई चीज जबरदस्ती चैंटिंग के टाइम पे आ रही है तो इसका मतलब समझ जाइए कि इट रिक्वायर्स सम टाइम। उसको अलग से आधा घंटा 1 घंटा दे के, एंड माइंड में मत फिगर आउट कीजिए उन चीजों को, माइंड से बाहर निकालिए, उसको लिखिए, गिव इट अ शेप, गिव इट अ फॉर्म। जब आप उसको लिखोगे ना सामने, आपको जो भी थॉट आ रहा है, किसी को दिखाना दिखाना नहीं है, आप किसी के लिए नहीं लिख रहे, हो सकता है लिखने के बाद आप फेंक दो उसको फाड़ के, लेकिन अगर आप अनरिजॉल्वेबल थॉट्स चल रहे हैं ना आपके माइंड में, तो उसको लिखिए जरूर, उसको पूरा निकालिए कागज के ऊपर।
जब हम अपने थॉट्स को शेप देते हैं, फॉर्म देते हैं, उसको मैनिफेस्ट करवाते हैं, है ना, तो इट बिकम्स मोर मैनेजेबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लीजिए कि जैसे नोट्स नहीं बनाते हम सेशन में, या पढ़ते थे तो नोट्स बनाते थे, माइंड में नहीं रखते थे, क्यों? कि माइंड में इतनी सारी चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, थॉट्स बहुत सटल है ना, उसको कैसे मैनेज करोगे आप? लेकिन जब आप अपने थॉट्स को आकार दे देते हो, शेप दे देते हो, फॉर्म दे देते हो, उसको मैनिफेस्ट कर देते हो आप, तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। आपने लिख दिया ना एक बार, तो आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा अरे इतना तो फालतू की चीज है। ये मेन पॉइंट है, उस पर आप अंडरलाइन करके उसको, एक लाइन को आप रख सकते हो अलग से। तो ये लिखने का आदत होना चाहिए लीडर्स को, है ना। प्रभुपाद भी कहा करते थे प्रीचर्स शुड राइट समथिंग डेली। हालांकि वो प्रीचिंग के एंगल से कहते थे, बट प्रीचर्स के लिए, प्रीचर्स का मतलब है कि दोज हु आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे मस्ट बीच बीच में अपने माइंड को थोड़ा, है ना, एम्प्टी करना चाहिए लिख के। जर्नलिंग कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड जर्नलिंग, इट इज अ टेक्निकल थिंग। मतलब दिस इज समथिंग विच पीपल डू, इट इज कॉल्ड जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखना। अगर आप अलग से टाइम नहीं दोगे ना, तो आपको चैंटिंग के टाइम पे आएगा ये सारे थॉट्स, फोर्सफुली आएंगे ये सारे थॉट्स। चैंटिंग अकेला ऐसा टाइम है अगर आपके जीवन में जिसमें आप फ्री रहते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, तो चैंटिंग के टाइम पे आएगा आपको ये थॉट्स। आप समझ रहे हैं ना बात को? सो जर्नलिंग, राइटिंग डाउट योर थॉट्स, और उसको मैनेज करना, उसको अलग से थोड़ा सा टाइम देना। जो चीज बार बार आ रही है, इसका मतलब इट डिमांड्स टाइम। आपको उसको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, सोचने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, कि भाई ये आधा घंटा ये सोचेंगे, माइंड में नहीं, लिख के फिगर आउट करेंगे, थोड़ा लिख के फिगर आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे, किसी से पूछेंगे। जरूरी नहीं है कि आप लिखो फिगर आउट करो तो सॉल्व ही हो जाए, लेकिन माइंड को सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई आपने टाइम दिया उस चीज में, एंड दैट इज मेनी टाइम्स इनफ। फिर चैंटिंग में इतना नहीं आएगा आपको थॉट। कई डिवोटीज ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप जब सबसे पहले सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाओ उस दिन का, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, माइंड की चीजें बाहर निकालो। नहीं तो इट बिकम्स टफ टू चैंट मैनी टाइम, जैसा आप बता रही हैं, इट इज रियल प्रॉब्लम एक्चुअली, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच, जो कि आप कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द थिंग इन माई एक्सपीरियंस। इज थैंक इट यू ओके प्रभु माता जी? ओके, थैंक यू। जी। हमें प्रकट करना होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बहुत प्रणाम। कृष्ण, दंडवत। तो जी एक प्रश्न ये था कि जैसे आपने फर्स्ट वाला जो पॉइंट बताया मेंटल एक्सर्शन के हम्म। ऊपर, कि हम लोग छोटी छोटी फाइट में, कभी कभी स्मॉल फाइट्स के लिए, स्मॉल वर्ड्स के लिए हम लोग अपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को वेस्ट कर देते हैं। यस। तो प्रभु जी, अंडरस्टैंडिंग बताया आपने सेपरेशन ऑफ टास्क का, कि जब पांडव का आपने एग्जाम्पल दिया। तो जी कई बार क्या होता है कि ये समझ में आ जाता है कि स्मॉल वॉर्स को लड़ना इतना ज़रूरी नहीं है, अपनी एनर्जी को सेव करना है। बट ये कई बार प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होने में टाइम ले लेता है, और वो टाइम वेस्ट हो ही रहा होता है। तो प्रभु जी इसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे इसको एप्लीकेबल करना चाहिए अपनी लाइफ में? यस, टाइम उसमें जा रहा है, दैट इज नॉट एन इशू, इट टेक्स टाइम सर्टेनली टू, है ना, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो टाइम जा रहा है, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि हम उस पर वर्क नहीं कर रहे, हम कॉन्शियसली कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम दे दे रहे हैं। एटलीस्ट टाइम दे दिया तो बाद में एटलीस्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए, कैलकुलेट करने का आदत डालना बहुत जरूरी है। आप देखिए भगवद गीता पढ़ते हैं तो पहला जो श्लोक है, जिसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं ना कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना, समवेता युत्सव, उसमें ये बताया जाता है ना कि धृतराष्ट्र जो है वो डरे हुए हैं कि भाई कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है, वो लड़ाई की वजह से तो बाद में जाना गया, बट एक्चुअली कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान है, पायस जगह है कुरुक्षेत्र, बहुत पहले से वेदों पुराणों में वर्णन है उस जगह का, कुरुक्षेत्र का। आप अगर कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपने सुना भी होगा कि जो है वृंदावन से जाने के बाद, बहुत टाइम के बाद, जब कुरुक्षेत्र में जो है ना, लोग इकट्ठा हुए रिचुअल्स करने के लिए, तो वहां पे मिले भगवान से। तो वहां क्यों जाते थे कुरुक्षेत्र? बिकॉज इट वॉज अ पायस प्लेस। तो धृतराष्ट्र को पहले से ही डाउट था कि ये कुरुक्षेत्र जो जगह चूज किया है फाइट करने के लिए भगवान ने, वो धर्म क्षेत्र है ना। और वहां पे ऐसा ना हो कि मेरे अधर्मी पुत्र मारे जाएं। उनको डर था पहले से। सीखने वाली बात यह है कि कहां पे फाइट करेंगे, ये भी कैलकुलेट किया गया था।
कब फाइट करेंगे, कहाँ फाइट करेंगे, कैलकुलेट किया गया था। हर जगह फाइट करेंगे ये नहीं, उन्होंने बोला कि हर जगह मत फाइट कर, लड़ो, है कि नहीं? तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू कैलकुलेट कि वेदर वी नीड टू फाइट दिस आउट। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम हर जगह फाइट कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो हमारे प्रैक्टिकल अभी एप्लीकेशन में या पर्सनालिटी में नहीं आया हो सकता है, हम उतना मैच्योर अभी नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सुना, हो सकता है अभी सोचना शुरू किया हो हमने। लेकिन पॉइंट, इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम फाइट कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली नहीं, हमने कॉन्शियसली चूज नहीं किया वो करने के लिए, है ना, आउट ऑफ हैबिट कर रहे हैं कि हमें केवल ये पता है कि यही तो तरीका है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं जस्ट ये बता रहा था कि इसके अलावा और भी तरीके हैं, ये भी एक वैलिड तरीका है कि भाई ये फाइट नहीं करते हैं, बाद में कवर अप कर लेंगे इसको। दिस इज ऑल्सो अ थॉट प्रोसेस एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो आइडिया इज टू रिमेंबर एट दैट टाइम एंड कैलकुलेट कि भाई और भी ऑप्शन है ना, इज इट वैलिड एट दिस टाइम, केवल यही ऑप्शन नहीं था, है ना। सो दिस इज द आइडिया, टू बिकम अवेयर दैट और भी ऑप्शन है, ये नहीं कि फाइट करना ही तरीका है। मैं तो आपको, आप तो बोल रहे हैं कि हम जो है आदत की वजह से कर रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूं कि जिनको पता भी है, दे ऑलवेज चूज टू फाइट बिकॉज उनको लगता है कि इसी से फायदा होगा। दे आर नॉट कन्विंस्ड कि दूसरे तरीके से भी फायदा हो सकता है, कवर अप कर सकते हैं हम। तो ये पता होना ज्यादा जरूरी है, हमें कन्विंस होना पड़ेगा कि दूसरा तरीका भी ऐसा नहीं कि लूज सिचुएशन है हमारे लिए, कि हम, हमारा नुकसान ही है उसमें, है कि नहीं, वीक पड़ जाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं? ये जानना कि वैसे भी जीता जा सकता है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो देन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड वी विल चूज दिस। चूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हम हार जाएंगे, वी विल लूज समथिंग, इसीलिए ईगो जो है वो कहता नहीं, अभी लड़ो, फाइट करो। अगर पांडवों को लगता ना ऐसा कि अभी ही फाइट करना पड़ेगा, अभी रिटेलिएट करना पड़ेगा, तो वो हार जाते। घिरे हुए थे चारों तरफ से, एनिमी से घिरे हुए थे, कोई उनके साथ देने वाला था नहीं, एलाइज उन्होंने बनाए नहीं थे, हार जाते वो। तो उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने ये बोला कि अभी नहीं लड़ेंगे, बट बाद में जब लड़ेंगे तो ये बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस आउट कर लेंगे। लड़ाई छोड़ने में फायदा देख पाना, ये डेवलप करना है ना, एबिलिटी। दिस एबिलिटी हैज टू बी डेवलप्ड। तो ऑटोमेटिकली आप चूज कर पाएंगे, फिर हम लोग चूज कर पाएंगे। बट हमें जब अंदर से कन्विंस ही नहीं है कि भाई लड़ाई छोड़ना मतलब हारना ही होता है, अगर हमें यही पता है, तो तब तो पॉसिबल ही नहीं है चूज करना, है ना। सो ये डिस्कशन का ये पर्पस था बेसिकली। इज इट ऑल राइट माता जी? यस मुझे इसमें एक पॉइंट और थोड़ा सा हाँ। मैं जानना चाह रही थी। जैसे आपने बताया कि अ, दो लोगों के बीच में मान लीजिए कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, और आपने बताया कि मान लीजिए कि कुछ हमने डिसीजन लिया और मतलब हमने कुछ सजेशन दिया, दो लोगों के बीच में बातचीत चल रहा है, मतलब इट्स जस्ट नॉट अ फाइट, इट्स जस्ट अ डिस्कशन। डिस्कशन। और उसमें आपने बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपने आपको लगा कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें फायदा हो सकता था, हाँ। लेकिन हुआ क्या कि डिसीजन उस टाइम कुछ और लिया गया अथॉरिटी की वजह से या दूसरे पर्सन की वजह से, और फिर बाद में लॉस बेयर किया। हाँ। तो जी वो तो ठीक है कि आंसरेबल अथॉरिटी या वो दूसरा पर्सन जो है वो भगवान के लिए आंसरेबल रहेगा उस टाइम पे। हाँ। बट तो जी मैं जानना चाह रही थी कि मान लीजिए कि फिर वो जो लॉस हुआ उसको कवर अप करने के लिए अथॉरिटी ने या उस पर्सन ने फिर से आपको बोला कि आप उसको फिर से आप ही करके दो, अब हमारा ही मिस्टेक था मान लीजिए, तो प्रभु जी उस टाइम पे अपने माइंड को फिर से रीसेट कैसे करना है? क्योंकि प्रभु जी कई बार ईगो क्लैश कर जाता है कि मैंने जब बोला था तब समझ नहीं आ रहा था, और लाइक अभी फिर से उसको करना है, अब मैं फिर से उस पॉइंट पे जाऊंगी या जाऊंगा तो वो पॉइंट फिर से स्टेबल करने में या उसको फिर से वहां तक लेके आने में टाइम लग जाएगा, और फिर लॉस तो हो ही चुका है, और उसको कैसे रिकवर किया जाएगा? तो प्रभु या जी जैसे आपने एक बहुत अच्छा इसमें पॉइंट भी डिस्कस किया था कि हम लोग ईगो पे वर्कआउट नहीं करते हैं, लस्ट पे वर्कआउट करते हैं बट ईगो पे वर्कआउट नहीं करते हैं। तो प्रभु जी अपनी ईगो को समझ पाना और उसको सेटिस्फाई कर पाना और फिर से उसको रिकवर कर पाना, उसको समझना चाह रही थी प्रभु यस। जी बस। यस, आपका ये थॉट बिल्कुल जेन्यून है। किसी के साथ भी होगा तो उसको यही लगेगा कि भाई मैंने पहले बोला था तो समझ में नहीं आया था और फिर वही गलती हुई जो बोला था, है कि नहीं?
तो ये किसी को भी ऐसा लगेगा। बट इसमें एक और कैलकुलेशन है, जानते हैं क्या? कैलकुलेशन ये है कि हमें भी हर चीज बताने से नहीं सीखते हैं, हम भी एक्सपीरियंस करके सीखते हैं कई चीजें। हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट दैट पर्सन रिक्वायर्ड दैट एक्सपीरियंस, है कि नहीं? हमें भी तो झेला जाता है ना कई बार कि भाई बताया आपको, इतना नहीं सुना, एक्सपीरियंस हुआ तो हम समझ जाते हैं जल्दी से। तो ये जो नीड है एक्सपीरियंस करके सीखने की, ये सबकी हो सकती है, वो चाहे सीनियर हो जूनियर हो, डजेंट मैटर। दे ऑल्सो समटाइम्स नीड टू एक्सपीरियंस इट। लेकिन इससे एक फायदा हुआ आपको, आपको एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कि दे अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, आप नेक्स्ट टाइम अगर कुछ बोलोगे तो इट कैन बी कंसिडर्ड। दूसरा फायदा ये हुआ कि आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए इससे कि भाई आपके कैलकुलेशन सही रहते हैं। अगर ऑफन सही रहते हैं तो, अब एकादशी एकादशी सही होता है 15 एडवाइस में से एक एडवाइस सही रहता है तो डाइसी है। लेकिन अगर आपके कई ऑप्शंस ऐसे सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल सही है ना? एंड डेफिनेटली विल कृष्णा विल गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटीज देन, है ना? बट इन एनी केस वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ब्रेकिंग द बाउंड्री ऑफ एटिकेट, बिकॉज उससे प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं और फायदा कम होता है कई बार, है ना? सो समटाइम्स वी शुड ऑल्सो थिंक दैट कि ठीक है, अदर पर्सन ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सपीरियंस ऑफ इट, है ना? क्योंकि उनके कैलकुलेशन में हो सकता, हम तो एक चीज देख रहे हैं, एक चीज सही हो गया, बट हो सकता है उनको पता हो इन्होंने तो 10 चीज पहले भी बताई थी, वो सही नहीं था। वो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं था इनका, बट ये एक सही हो गया, तो वो देख रहे हैं कि 10 में से 11 में से एक सही हुआ, बट हम एक पे ही बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। दिस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैलकुलेट करने वाली चीज है, कहीं ऐसा तो नहीं है। और ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आप बेसिकली उनके एंगल से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने एंगल से तो सोच ही लेते हैं, मैच्योरिटी ये है कि दूसरे व्यक्ति के एंगल से भी देख पाना सिचुएशन को, है ना? बट कुछ नहीं भी हुआ ना, कुछ नहीं भी हुआ तो आपको तो कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि भाई आप जो बोलते हो वो सही होता है, अगर सही हो रहा है। अगर आप 60-70% चीजें भी सही हो रही हैं आपकी, मतलब 10 बोल रहे हैं तो 7 सही हो जा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एंड कृष्णा विल गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटी। बट in any case we should not break the etiquette, boundaries of etiquette. We should rather depend on God for it. And that is why I said everyone is answerable to God ultimately. Everyone is answerable to God. आप लोगों को मैं बताता हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं, इस्कॉन हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छे डिसीजन मेकर्स की, अच्छे लोगों की, सिंसियर लोगों की हर जगह जरूरत है। ऐसे लोग जो प्रोजेक्ट में फायदा पहुंचा सके। आप कितना भी नीचे दबे हुए हैं, इफ यू आर राइट 60-70% टाइम, आप जरूर लाइमलाइट में आएंगे, आई एम टेलिंग यू। बट डू नॉट ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ एटिकेट, बट रादर वी शुड ट्राई टू थिंक फ्रॉम उनके एंगल से भी सोचने का प्रयास करना चाहिए हमें, है ना? ये क्यों बताया जाता है? ये सुनने में हो सकता है लगे कि रूढ़िवादी विचारधारा है ना, बैकवर्ड विचारधारा, ऐसा लग सकता है, या परंपरा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ऐसा लग सकता है। बट पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी सोशल स्ट्रक्चर को रप्चर करते हैं ना, तो उससे नुकसान भी होता है बहुत ज्यादा। जैसे आप देखो, अर्जुन थे, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं, बाय द वे, ये समझिए बात को। वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट टू राइट्स। इट डजेंट मीन कि आप गलत थे, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप सही थे तो यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, एक्चुअली यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट। जैसे अर्जुन थे, आप अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, जिसमें कि अर्जुन ने इतने सारे लॉजिक दिया, इतने सारे रीजंस दिए कि क्यों फाइट नहीं करना चाहिए, उनमें से एक भी रीजन गलत नहीं था। उनमें से एक भी रीजन गलत नहीं, सब सही बोल रहे थे वो। और उनका यही कंसर्न था कि भाई सोशल स्ट्रक्चर रप्चर हो गया ना एक बार, तो डिग्रेडेशन होगा। एंड देयर फॉर ही वॉज नॉट रेडी टू ब्रेक द एटिकेट्स, बाउंड्री ऑफ एटिकेट्स। ओनली वेन कृष्णा सेड टोल्ड हिम कि भाई ब्रेक इट, इट डजेंट मैटर नाउ, देन ही ब्रोक। उसमें भी 1.5-2 घंटे कन्वर्जेशन किया तब कन्विंस हुए। सो कृष्णा लाइक्स इट एक्चुअली, आप समझे ना? कृष्णा लाइक्स, इसलिए मैंने बताया कि अगर आप फायदा पहुंचा सकते हैं ना मूवमेंट को,
तो आप लाइमलाइट में आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। बट एटिकेट्स की बाउंड्री को ब्रेक करने की तत्परता, वो सही नहीं है। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीच आउट टू हायर अथॉरिटीज ऑल्सो, है ना, जस्ट टू गिव अ सजेशन, और डू थिंग्स इन सच अ वे दैट यू कम इन दैट पोजिशन वेयर यू कैन कीप, आप अपनी बात और भी लोगों के सामने रख सको। यू अंडरस्टैंड दैट? सो दिस इज, तो ऐसा नहीं आपको अपने आप को दबाना नहीं है, अपने आप को दबाना नहीं है, बट फाइंड अ वे आउट, फाइंड अ वे आउट, फाइंड अ वे जहां पे एटिकेट का बाउंड्री क्रॉस नहीं। अच्छा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि उनको खुश रखना है हमेशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं कह रहा हूं कि एटिकेट का बाउंड्री नहीं क्रॉस करना है, बट फाइंड आउट अ वे वेर यू कैन एक्सप्रेस थिंग्स, है कि नहीं? बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट कॉन्शियसली क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ एटिकेट, ये कह के कि इनको समझ में नहीं आ रहा है या हर गलत चीज करते हैं, मतलब यू आर नॉट, आप मेलिशियस नहीं हो रहे हैं उनके प्रति। बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट, if you have good ideas then you should speak it out, but find out a way to do it, है ना, find out a way. So this is the idea. अर्जुन आप देखिए, he was not very eager to break the boundaries of etiquettes. भगवान ने बोला तो उन्होंने कर दिया, बट ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसका रीजन है कि जब सोशल स्ट्रक्चर्स रप्चर होते हैं ना, स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं काम करने के लिए, वो जब रप्चर होता है ना कहीं से, तो कई नुकसान भी होता है। फायदा तो हुआ कि युद्ध जीत गए वो लोग, बट नुकसान हुआ कई सारा, और वो सारे नुकसान अर्जुन गिना चुके थे पहले। सो ही वॉज नॉट वेरी इंथुजियास्टिक, बट स्टिल, इफ आपका जो आइडिया, इफ इट इज फेवरेबल फॉर मूवमेंट, देन कृष्णा विल गिव यू लाइमलाइट कि भाई यहां आके बोलो आप, है ना। एंड यू शुड नॉट सी कि भाई क्या फायदा, सोचने का दिमाग बंद कर लेते हैं, कोई फायदा तो है नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। कीप योर आइडियाज एंड वेट फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट, वेट फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट, है ना, एंड स्पीक इट, स्पीक इट। सो दिस इज, है ना, एक बैलेंस, एक कंसिडरेशन, एक बैलेंस, दिस इज आइडियल, बेसिकली दिस इज हाउ, है ना, इट इज बेटर टू डू थिंग्स। इज इट ओके माता जी? Yes, Praji, understood. अंडरस्टूड, ओके, थैंक थैंक यू सो मच प्रो जी। यू, थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। काफी अच्छा आज का डिस्कशन रहा, और मेनली जो मुझे समझ में आया कि बर्नआउट प्रिवेंशन, जैसे प्रो जी ने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में क्लियर हो जाएगा या एक क्लास में समझ में आ जाएगा, इट विल टेक टाइम। और प्रो जी ने बताया भी कि डिस्कशंस का क्या रोल है, डिस्कशंस एंड डायलॉग्स, हम लोग चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ना देखें। कई बार हम वार्तालाप करें समझने के लिए सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी, म्यूचुअल डिस्कशन से कॉमन प्लेटफॉर्म देखें, और क्या विन विन सिचुएशन कैसे जनरेट किया जा सकता है उसके ऊपर वर्कआउट करें। एटिकेट्स की बाउंड्री को ना क्रॉस करें तो अच्छा रहेगा। और साथ ही पैरेलली एक इंटरनल स्पेस एज ए लीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रभु जी ने बताया, भी महाराज अपने पर्सनल एग्जांपल से भी बता रहे थे। एटिकेट्स की बाउंड्री को ना क्रॉस करें, एट द सेम टाइम आप जो है इन्फीरियर ना फील करें, मतलब कॉन्फिडेंस लूज ना होने दें अपना, दैट इज ऑल्सो, यस। यस प्रभु जी। साथ ही इंटरनल स्पेस भी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर लीडर्स, क्योंकि हम काफी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो हमारा खुद का इंटरनल जो सिस्टम है उसका अच्छा रहना, उसका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेस कहीं ना कहीं हम सबके पास होना चाहिए, उसको बनाने का हम प्रयास करें, तो ये सब चीज़ों से हम थोड़ा अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ने काफी सारे पॉइंट्स बताए, तो प्रोजी का भी हृदय से एक बार आभार व्यक्त करेंगे इसके लिए हम। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण, हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। राम, हरे हरे हरे। कृष्णा। थैंक यू अधोक्षर जामरुक, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। प्रोजी। जय गुरु शिला प्रभुपाद की आपकी जय। जय। थैंक यू। बाकी सबके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि बस आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, कल लास्ट डेट है, उसके बाद हम फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे।